चुंगी दफ्तर खूब रंगा चुंगा है। कौन सा दफ्तर? चुंगी दफ्तर। उसके फाटक पर इंद्रधनुषी आकार के बोर्ड लगे हुए हैं। जो चुंगी दफ्तर है उसके फाटक पर कैसे आकार के बोर्ड लगे हुए हैं? इंद्रधनुषी। सैयद अली पेंटर ने बड़े सधे हाथ से उन बोर्डों को बनाया है। कौन? सैयद अली पेंटर ने बड़े सधे हाथ से उन बोर्डों को बनाया है। कौन से बोर्डों को? इंद्रधनुषी आकार के बोर्डों को, जो कि चुंगी दफ्तर के फाटक पर लगे हुए हैं। देखते देखते शहर में बहुत सी ऐसी दुकानें हो गई हैं जिन पर साइन बोर्ड लटक गए हैं। साइन बोर्ड लगना यानी औकात का बढ़ना। साइन बोर्ड लगना यानी औकात का बढ़ना। बहुत दिन पहले जब दीनानाथ हलवाई की दुकान पर पहला साइन बोर्ड लगा था। किसकी दुकान पर? दीनानाथ हलवाई की दुकान पर पहला साइन बोर्ड लगा था तो वहाँ दूध पीने वालों की संख्या एकाएक बढ़ गई। क्या हो गया? दूध पीने वालों की संख्या एकाएक बढ़ गई। फिर बाढ़ आई। अब दीनानाथ हलवाई के दुकान पर पहला साइन बोर्ड लग गया, वहाँ पे दूध पीने वालों की संख्या एकाएक बढ़ गई और फिर क्या आई? बाढ़ आई। और बाढ़ आई और नए नए तरीके और बेल बूटे इजाद किए गए। नए नए तरीके, बेल बूटे इजाद किए गए। ओम या जय हिंद से शुरू करके एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए या मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपया नगद इनाम की मनुहारों या ललकारों पर लिखावट समाप्त होने लगी। शुरुआत किससे होती थी? ओम या जय हिंद, या फिर हाँ, शुरुआत होती थी ओम या जय हिंद से और लिखावट जो है वो समाप्त किससे होती थी? एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए या फिर मिलावट साबित करने वालों को 100 रुपया नगद इनाम। स्टार्टिंग थी ओम या जय हिंद और जो एंडिंग है एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए या फिर मिलावट साबित करने वालों को 100 रुपया नगद इनाम। चुंगी दफ्तर का नाम 3 भाषाओं में लिखा है। कितनी भाषाओं में? 3 भाषाओं में। चेयरमैन साहब बड़े अक्ल के आदमी हैं। कौन बड़े अक्ल के आदमी हैं? चेयरमैन साहब। उनकी सूझबूझ का डंका बजता है। किनकी? चेयरमैन साहब की। इसीलिए हर साइन बोर्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखा जाता है। कौन कौन सी 3 भाषाओं में? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। दूर दूर के नेता लोग भाषण देने आते हैं। कौन? नेता लोग। देश विदेश के लोग आगरे के ताजमहल देखकर पूरब की ओर जाते हुए यहाँ से गुजरते हैं। आगरे के ताजमहल देखकर पूरब की ओर जाते हुए। आगरे के ताजमहल देखकर पूरब की ओर जाते हुए यहाँ से गुजरते हैं। उन पर असर पड़ता है भाई। और फिर मौसम की बात। मेले तमाशे के दिनों में हलवाइयों, जुलाई अगस्त में किताब कागज वालों, सहालग में कपड़े वालों और खराब मौसम में वैद्य हकीमों के साइन बोर्डों पर नया रोगन चढ़ता है। तो कब कौन से मौसम में किसके साइन बोर्डों पर नया रोगन चढ़ता है? मेले तमाशे। मेले तमाशे के दिन आए तो हलवाइयों। जुलाई अगस्त आए तो किताब कागज वालों। सहालग में कपड़े वालों।
सालग में कपड़े वालों और खराब मौसम में वैद्य हकीमों। शुद्ध देसी घी वाले सबसे अच्छे। सबसे अच्छे कौन? शुद्ध देसी घी वाले। जो छप्परों के भीतर दीवार पर गेरू या हिरमिजी, किससे? दीवार पर गेरू या हिरमिजी से लिखकर काम चला लेते हैं। शुद्ध देसी घी वाले सबसे अच्छे, जो छप्परों के भीतर दीवार पर गेरू या हिरमिजी से लिखकर काम चला लेते हैं। इसके बगैर काम नहीं चलता। अहमियत बताते हुए वैद्य जी ने कहा, बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी काम नहीं चलता। तो बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी काम नहीं चलता। किसने कहा? वैद्य जी ने। बड़े बड़े शहरों में जाइए, मिट्टी का तेल बेचने वाले भी दुकान पर साइन बोर्ड मिल जाएगा। बड़े बड़े शहरों में किसके दुकान पर भी साइन बोर्ड मिल जाएगा? मिट्टी के तेल बेचने वाले की दुकान पर। मिट्टी का तेल बेचने वाले की दुकान पर। बड़ी जरूरी चीज है। कौन कहते हैं? वैद्य जी। बाल बच्चों के नाम तक साइन बोर्ड है, नहीं तो नाम रखने की क्या ही जरूरत है। वैद्य जी के अनुसार क्या है? साइन बोर्ड इतनी जरूरी है कि जो बाल बच्चों का नाम रखा जाता है वो भी साइन बोर्ड के नाम रखने के लिए ही। बाल बच्चों के नाम तक साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड लगा के सुखदेव बाबू कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए, बैग लेके चलने लगे। साइन बोर्ड लगा के कौन? सुखदेव बाबू कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए, बैग लेके चलने लगे। पास बैठे रामचरण ने एक और नई चमत्कार की खबर दी। नई चमत्कार की खबर कौन दी? पास बैठे रामचरण ने। वो चमत्कार खबर क्या थी? किल्ले। उन्होंने बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया। उन्होंने बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया। किन्होंने? सुखदेव बाबू ने। हाँकेगा कौन? टीन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठे पंडित ने पूछा। तो पंडित जी कहाँ बैठे थे? पंडित जी कहाँ बैठे थे? टीन की कुर्सी पर। टीन की कुर्सी पर। कैसे बैठे थे? प्राणायाम की मुद्रा में। उन्होंने क्या कहा कि हाँकेगा कौन? उन्होंने जो बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया है सुखदेव बाबू ने, उसको हाँकेगा कौन? अब वैद्य जी कह रहे हैं, यह सब जेब कतरने का तरीका है। वैद्य जी का ध्यान इक्के की तरफ अधिक था। वैद्य जी का ध्यान किस तरफ था? इक्के की तरफ। मरीज से किराया वसूल करेंगे। किससे? मरीज से किराया वसूल करेंगे। सईस को बख्शिश दिलाएंगे। बड़े शहरों की डॉक्टरों की तरह। इसी से पैसे की बदनामी होती है। पूछो, मरीज का इलाज करना है कि रोब दाव दिखाना है? अंग्रेजी आले लगातार मरीज की आधी जान पहले सुखा डालते हैं। अंग्रेजी आले। आयुर्वेदी नब्ज देखना तो दूर, चेहरा देख के रोग बता दे। कौन चेहरा देख के रोग बता दे? आयुर्वेदी। इक्का घोड़ा इसमें क्या करेगा? थोड़े दिन बाद देखना, उनका सईस कंपाउंडर हो जाएगा। कहते कहते वैद्य जी बड़ी घिसी हुई हंसी में हंस पड़े। फिर बोले, कौन क्या कहे भाई, डॉक्टरी तो तमाशा बन गई है। डॉक्टरी तो तमाशा बन गई है। कौन कहा? वैद्य जी। वकील मुख्तार के लड़के डॉक्टर होने लगे। खून और संस्कार से बात बनती है। हाथ में जस आता है। वैद्य का बेटा वैद्य होता है।
तो वैद्य जी क्या कह रहे हैं कि खून और संस्कार से बात बनती है, हाथ में जस आता है, वैद्य का बेटा वैद्य होता है। आधी विद्या लड़कपन में जड़ी बूटियां कूटते पीसते आ जाती है। कब आ जाती है? लड़कपन में। तोला, मासा, रत्ती का ऐसा अंदाज हो जाता है कि औषधि अशुद्ध हो ही नहीं सकती है। किस किस चीज का अंदाज हो जाता है? तोला, मासा, रत्ती का। औषधि का चमत्कार उसके बनाने की विधि में है। वैद्य जी के अनुसार औषधि का चमत्कार उसके बनाने की विधि में है। औषधि का चमत्कार उसके बनाने की विधि में है। धन्वंतरी, वैद्य जी आगे कहने जा ही रहे थे, मतलब धन्वंतरी बस एक वर्ड बोले हैं, उसके आगे वो एक वाक्य बोलने वाले थे, लेकिन एक आदमी को दुकान की ओर आते देख चुप हो गए। किसको आते देखे? एक आदमी को। और बैठे हुए लोगों की ओर कुछ इस तरह देखने गुनने लगे कि यह गप्प लड़ाने वाले फालतू आदमी ना होकर उनके रोगी हों। किनको? वो जो पंडित रामचरण ये सब बैठे थे, इनको अपने रोगी के जैसे देखने लगे। आदमी के दुकान पर चढ़ते ही वैद्य जी ने भांप लिया। वैद्य जी ने कब भांप लिया? आदमी के दुकान पर चढ़ते ही। कुंठित होकर उन्होंने उसे देखा और उदासीन हो गए। तो वह आदमी को देखकर वैद्य जी क्या हो गए? उदासीन हो गए। लेकिन दुनिया दिखावा भी कुछ होता है। हो सकता है कल यही आदमी बीमार पड़ जाए या इसके घर में किसी को रोग घेर ले। वैद्य जी का मतलब सोचना है कि हाँ, आज अगर ये बीमार नहीं है, क्या पता कल इसी के घर में कोई बीमार हो जाए या फिर यही आदमी कल बीमार हो जाए। इसीलिए अपना व्यवहार और पैसे की गरिमा चौकस रहना चाहिए। क्या चौकस रखना चाहिए? अपना व्यवहार और पैसे की गरिमा। अपने को बटोरते हुए उन्होंने कहा, कहो भाई राजी खुशी। कहो भाई राजी खुशी। किसने कहा? वैद्य जी ने। किससे? उस आदमी से। उस आदमी ने जवाब देते हुए सिरे की एक कनस्टरिया सामने कर दी। क्या? सिरे की एक कनस्टरिया सामने कर दी। यह ठाकुर साहब ने रखवाई है। किसने रखवाई है? ठाकुर साहब ने। मंडी से लौटते हुए लेते जाएंगे। ठाकुर साहब जो कहाँ से लौटेंगे? मंडी से लौटते हुए लेते जाएंगे 1-1:30 के करीब। ठाकुर साहब मंडी से कब लौटेंगे? 1-1:30 के करीब। उस वक्त दुकान बंद रहेगी। ये वैद्य जी कह रहे हैं कि उस वक्त दुकान बंद रहेगी। वैद्य जी ने व्यर्थ के काम से उबते हुए कहा। मतलब वैद्य जी क्या सोचे थे? वो कोई मरीज होगा, लेकिन वो मरीज नहीं है, कुछ और ही काम से आया है, इसीलिए वैद्य जी उब गए हैं। और वो जो सिरे की कनस्टरिया है उसको रखना जैसे व्यर्थ का काम है उनके लिए। तो वैद्य जी ने व्यर्थ के काम से उबते हुए कहा, हकीम वैद्यों की दुकानें दिन भर नहीं खुली रहती। व्यापारी थोड़े ही हैं भाई। पर फिर किसी अन्य दिन और अवसर की आशा ने जैसे जबरदस्ती कहलवाया। खैर, उन्हें दिक्कत नहीं होगी। हम नहीं होंगे तो बगल वाली दुकान से उठा लें, मैं रखता जाऊंगा। अभी फिर से सोच रहा है कि क्या पता कल इसी को फिर से कोई काम आ जाए कि इसके घर में कोई रोगी हो, उसको दिखाने के लिए यही आदमी कल परसों आ जाए। तो उसी अवसर की आशा में वो क्या किया? इच्छा ना होते हुए भी बोला कि खैर उन्हें दिक्कत नहीं होगी, हम नहीं होंगे तो बगल वाली दुकान से उठा लें, मैं रखता जाऊंगा। आदमी के जाते ही अब उतना कहते हुए फिर आदमी चला जाता है। आदमी के जाते ही वैद्य जी बोले, शराबबंदी से क्या होता है? अब वैद्य जी जो चुप थे वो फिर से बोलने लगे।
शराबबंदी से क्या होता है? जब से हुई तब से कच्ची शराब की भट्टियां घर घर चालू हो गई। अब किसकी बातें चल रही है? शराब भट्टी। शराबबंदी जब से हुई तब से कच्ची शराब की भट्टियां घर घर चालू हो गई। सिरा घी के भाव बिकने लगा। क्या? सिरा घी के भाव बिकने लगा। और इन डॉक्टरों को क्या कहिए, इनकी दुकानें हौली बन गई है। क्या बन गई है? हौली। लाइसेंस मिलता है दवा की तरह इस्तेमाल करने का। क्या मिलता है? लाइसेंस। किसकी तरह इस्तेमाल करने का? दवा की तरह। पर खुलेआम जिंजर बिकता है। खुलेआम क्या बिकता है? जिंजर बिकता है। कहीं कुछ नहीं होता। हम भंग अफीम की एक पुड़िया चाहें तो तफसील देनी पड़ती है। क्या चाहने पर? भंग अफीम की एक पुड़िया चाहने पर तफसील देनी पड़ती है। जिम्मेदारी की बात है, पंडित जी ने कहा। अब पंडित जी थोड़ा मुंह खोले हैं। क्या बोले हैं? कि जिम्मेदारी की बात है। तो फिर वैद्य जी शुरू हो गए कि अब जिम्मेदार वैद्य ही रह गए हैं। वैद्य जी खुद का जो पेशा है उसकी तारीफ कर रहे हैं कि अब जिम्मेदार वैद्य ही रह गए हैं। सबकी रजिस्ट्री हो चुकी भाई। ऐसे गैर पंचकल्याणी जितने घुस आए थे। कौन? गैर पंचकल्याणी जितने घुस आए थे उनकी सफाई हो गई। अब जिसके पास रजिस्ट्री होगी वही वैद्यक कर सकता है। जिसके पास क्या होगी? रजिस्ट्री होगी। चूरन वाले वैद्य बन बैठे थे। कौन वैद्य बन बैठे थे? चूरन वाले। सब खत्म हो गए। लखनऊ में सरकारी जांच पड़ताल के बाद सही मिली है। कहाँ? लखनऊ में सरकारी जांच पड़ताल के बाद सही मिली है। मतलब जो वैद्य जी हैं वो कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं। वैद्य जी की बात में रस न लेते हुए पंडित उठ गए। अब पंडित जी भी उबने लगे हैं। तो क्या किए पंडित जी? वैद्य जी के बात में कौन रस नहीं लिए? पंडित जी। और क्या किए? उठ गए। वैद्य जी ने भीतर की तरफ कदम बढ़ाए। अब पंडित जी तो उठ के चले गए। वैद्य जी उसके बाद क्या किए? भीतर की तरफ कदम बढ़ाए अपनी दुकान के भीतर और औषधालय का बोर्ड लिखते हुए चंदर से बोले। वहां दुकान के भीतर क्या चल रहा था? जो औषधालय था वैद्य जी का, उसका साइन बोर्ड लिखवा जा रहा था। किसके द्वारा? चंदर के द्वारा। तो उसी चंदर से वैद्य जी बोले, सफेदा गाढ़ा है बाबू, तारपीन मिला लो। क्या बोले? सफेदा गाढ़ा है बाबू, तारपीन मिला लो। वे एक बोतल उठा लिए जिस पर अशोकारिष्ट का लेबल लगा था। वैद्य जी जो बोतल उठा लाए उस पर क्या लेबल लगा था? अशोकारिष्ट का। इसी तरह न जाने किन किन औषधियों की शरीर रूपी बोतलों में किस किस पदार्थ की आत्मा भरी है। यहाँ पे तुलना है। बोतल को किसके साथ तुलना किया गया है? शरीर के साथ। और बोतल के भीतर किस किस पदार्थों को किसके साथ? शरीर के भीतर जो आत्मा होती है उसके साथ। सामने की अकेली अलमारी में बड़ी बड़ी बोतलें रखी है। सामने की अकेली अलमारी यानी कि एक अलमारी। अकेली अलमारी में बड़ी बड़ी बोतलें रखी हैं। क्या रखी हैं? बोतलें, जिन पर तरह तरह के अरिष्टों, जैसे अशोकारिष्ट होता है ना, वैसे तरह तरह के अरिष्टों और आसबों के नाम चिपके हैं। सिर्फ पहली कतार में ये शीशियां खड़ी हैं। जो ये अरिष्टों और आसबों जो नाम चिपके हुए हैं, ये कौन सी कतार में है? पहली कतार में। उनके पीछे जरूरत का और सामान है। तो इनके पीछे पीछे जरूरत का और भी सामान है।
सामने की मेज पर सफेद शीशियों की एक पंक्ति है। ये जो शीशियां हैं ये तो अलमारी में है। अब मेज की बात की, सामने की मेज पर सफेद शीशियों की एक पंक्ति है, एक लाइन है। किसकी? सफेद शीशियों की, जिसमें कुछ स्वादिष्ट चूरन, लवण भास्कर आदि हैं। बाकी में जो कुछ भरा है उसे केवल वैद्य जी जानते हैं। तारपीन का तेल मिलाकर चंदर आगे लिखने लगा, प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। तो तारपीन का तेल मिलाने के लिए वैद्य जी ने कहा था ना, तो तारपीन का तेल मिलाकर सफेदा गाढ़ा में चंदर क्या लिखा? प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी, जो कि वैद्य जी का नाम है। प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। ऊपर की पंक्ति श्री धन्वंतरी औषधालय स्वयं वैद्य जी लिख चुके थे। तो चंदर किसका नाम लिखा? वैद्य जी का, प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। और वैद्य जी किसका नाम लिख चुके थे? श्री धन्वंतरी औषधालय, वो भी प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी के ऊपर। सफेदे के वे अक्षर ऐसे लग रहे थे जैसे रुई के फाहे चिपका दिए हों। किस तरह? जैसे रुई के फाहे चिपका दिए हों। ऊपर जगह खाली देकर वैद्य जी बोले, बाबू ऊपर जय हिंद लिख देना। तो ऊपर जगह थोड़ी खाली है, तो वैद्य जी बोल रहे हैं कि बाबू चंदर ऊपर जय हिंद लिख देना। और यह जो जगह बच रही है इसमें एक और द्राक्षा सब की बोतल, एक और क्या? द्राक्षा सब की बोतल, दूसरी ओर खरल की तस्वीर। एक और द्राक्षा सब की बोतल और दूसरी ओर खरल की तस्वीर। 8 हमारे पास मिडिल। मतलब वो चंदर को बोल रहे हैं कि ऊपर जो जगह है उधर जय हिंद लिख देना, और जो जगह बच रही है उसमें एक तरफ तो द्राक्षा सब की बोतल बना देना, और जो दूसरी और जगह बची है उसमें खरल की तस्वीर बना देना। उसके बाद फिर अपनी तारीफ कर रहे हैं कि 8 हमारे पास मिडिल तक था। यह तो हाथ सधने की बात है। चंदर कुछ ऊँघ रहा था। अब ये चंदर भी ऊँघने लगा है। खामखा पकड़ गया। लिखावट अच्छी हो का यह पुरस्कार उसकी समझ नहीं आ रहा था। चंदर का लिखावट अच्छा था, इसीलिए वैद्य जी उससे साइन बोर्ड बनवा रहे थे। पेंटर को नहीं बुलाए थे, पेंटर को बुलाते तो पैसा मांगता। लेकिन चंदर को यह पुरस्कार अच्छा नहीं लग रहा था। बोला, किसी पेंटर से बनवाते, अच्छा खासा लिख देता। वो बात नहीं आएगी। कौन बोल रहे हैं? कि जब चंदर बोल रहा है कि किसी पेंटर से बनवाते, अच्छा खासा लिख देता, वो बात नहीं आएगी। अपना पसीना पोंछते हुए उसने कूची नीचे रख दी। चंदर बोल रहा है कि जो पेंटर लिखने से जो बात आती, वो मेरे लिखने से वो बात नहीं आएगी। और अपना पसीना पोंछते हुए उसने कूची नीचे रख दी। फिर वैद्य जी सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने क्यों पेंटर को नहीं बुलाया। बोल रहे हैं, 5 रुपए मांगता था बाबू, 2 लाइनों के 5 रुपए। कितना रुपए मांगता था? 5 रुपए। कितने लाइन के लिए? 2 लाइन के लिए। अब अपनी मेहनत के साथ यह साइन बोर्ड 10-12 आने का पड़ा। अपनी मेहनत कहाँ है? चंदर का मेहनत है उसके। तो अब साइन बोर्ड कितने रुपए पड़ा? 10-12 आने। ये रंग एक मरीज दे गया। जो रंग है वो कौन दे गया था? एक मरीज। उसके बाद बिजली कंपनी का पेंटर बदहजमी से परेशान था। 2 खुराकें बनाकर दे दी। क्या दे दी? 2 खुराकें बनाकर दे दी, पैसे नहीं लिए। सो वह 2-3 रंग और थोड़ी सी बार्निश दे गया। तो कौन क्या दिया है?
पहले एक मरीज ने रंग दे गया था और बिजली कंपनी का पेंटर बदहजमी से परेशान था। बिजली कंपनी का पेंटर बदहजमी से परेशान था। वो क्या दे गया? 2-3 रंग और थोड़ी सी बार्निश। उससे क्या हुआ कि 2 बक्से रंग गए। कितने बक्से? 2 बक्से। यह बोट बन गया। क्या बन गया? ये जो साइन बोर्ड चंदर बना रहा है वो वाला बोट बन गया। और अकाध कुर्सी रंग जाएंगी। अकाध नहीं, एकाध, मतलब और एक आधा कुर्सी भी रंग जाएंगी। तुम बस इतना लिख दो, लाल रंग का शेड हम देते रहेंगे। हाशिया तिरंगा खिलेगा? वैद्य जी ने पूछा और स्वयं स्वीकृति भी दे दी। कौन सी बात? जो हाशिया तिरंगा खिलेगा। खुद पूछा भी और खुद स्वीकृति भी दे दी। चंदर गर्मी से परेशान था। कौन परेशान था? चंदर। जैसे जैसे दोपहरी नजदीक आती जा रही थी, सड़क पर धूल और लू का जोर बढ़ता जा रहा था। सिर्फ लू का नहीं, धूल और लू का। मुलाहिजे में चंदर मना नहीं कर पाया। पंखे से अपनी पीठ खुजलाते हुए। किससे? पंखे से। वैद्य जी ने उजरत के काम वाले पटवारियों के बड़े बड़े रजिस्टर निकालकर फैलाना शुरू किए। किनके रजिस्टर? पटवारियों के बड़े बड़े रजिस्टर। सूरज की तापिश से बचने के लिए दुकान का एक किवाड़ा भेड़कर वैद्य जी खाली रजिस्टरों पर खसरा खतौनियों से नकल करने लगे। चंदर ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए पूछा, यह सब क्या है वैद्य जी? वैद्य जी का चेहरा उतर गया। बोले, खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम किया जाए। नए लेखपालों को काम धाम आता नहीं। रोज कानूनगो या नायब साहब से झाड़ें पड़ती हैं। झक मार के उन लोगों को यह काम उजरत पर कराना पड़ता है। किनको कोई काम नहीं आता? नए लेखपालों को। वो किनसे उन्हें झाड़ें पड़ती हैं? कानूनगो या नायब साहब से। अब पुराने घाघ पटवारी कहाँ हैं, जिनके पेट में गंवई कानून बसता था? घाघ पटवारी, जिनके पेट में गंवई कानून बसता था। रोटियां छिन गई बेचारों की, लेकिन सही पूछो तो अब भी सारे काम पुराने पटवारी ही ढो रहे हैं। रोटियां किनकी छीन गई हैं? ये जो पुराने पटवारी थे उनकी। नए लेखपालों की तनख्वाह का सारा रुपया इसी उजरत में निकल जाता है। पेट उनका भी है, तिया पांचा करके किसानों से निकाल लाते हैं। लाए ना तो खाएं क्या? वैद्य जी क्या कह रहे हैं कि लाए ना तो खाएं क्या? 2-3 लेखपाल अपने हैं, मतलब अपने पहचान वाले। उन्हीं से कभी कभार हल्का भारी काम मिल जाता है। नकल का काम रजिस्टर भरते हैं। बाहर सड़क वीरान होती जा रही थी। सड़क क्या होती जा रही थी? वीरान होती जा रही थी। दफ्तर के बाबू लोग जा चुके थे। दफ्तर के बाबू लोग जा चुके थे। सामने चुंगी में खस की टट्टियों पर छिड़काव शुरू हो गया था। सामने चुंगी में खस की टट्टियों पर छिड़काव शुरू हो गया। दूर हरहराते पीपल का शोर लू के साथ आ रहा था। किसका शोर? पीपल का शोर लू के साथ आ रहा था। तभी एक आदमी ने किवाड़ से भीतर झांका। वैद्य जी की बात, जो शायद क्षण 2 क्षण बाद दर्द से बोझिल हो जाती, रुक गई। उनकी निगाह ने आदमी को पहचाना और वे सतर्क हो गए। फौरन बोले, एक बोट आगरा से बनवाया है, जब तक नहीं आता इसी से काम चलेगा। क्या बोले? कि एक बोट वो कहाँ से बनवाए हैं? आगरा से।
जब तक नहीं आता इसी से काम चलेगा। मतलब जो चंदर बनाया है उसी से। फुर्सत कहाँ मिलती है जो इस सब में सिर खपाएं। और एकदम व्यस्त होते हुए उन्होंने उस आदमी से प्रश्न किया, कहो भाई क्या बात है। तो वो आदमी बोल रहा है कि डॉक्टरी सर्टिफिकेट चाहिए। उस आदमी को क्या चाहिए? डॉक्टरी सर्टिफिकेट। कोसमा स्टेशन पर खलासी होंगे साहब। रेलवे की नीली वर्दी पहने वो खलासी बोला। तो अब की बार कौन आया था? एक खलासी आया था। उसकी वर्दी रेलवे की नीली वर्दी। वो क्या कहता है कि डॉक्टरी सर्टिफिकेट चाहिए, कोसमा स्टेशन पर खलासी होंगे। उसकी ज़रूरत का पूरा अंदाज करते हुए वैद्य जी बोले, हाँ, किस तारीख से कब तक का चाहिए? तब खलासी कह रहा है कि 15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन को और चाहिए। कब आया था? 15 दिन पहले आया था। और कितने दिन का चाहिए? और 7 दिन का चाहिए। कुछ हिसाब जोड़कर वैद्य जी बोले, देखो भाई, सर्टिफिकेट पक्का करके देंगे, सरकार का रजिस्टर नंबर भी देंगे, रुपया 4 लगेंगे। कितना रुपया? 4 रुपया। वैद्य जी ने जैसे खुट 4 रुपए पर उसके भड़क जाने का एहसास करते हुए कहा, अगर पिछला ना लो तो 2 रुपए में काम चल जाएगा। मतलब वो 15 दिन पहले आया था ना, और 7 दिन का और चाहिए, तो सिर्फ अगर 7 दिन का वो ले जाए तो 2 रुपए में काम चल जाएगा। खलासी निराश हो गया। लेकिन उसकी निराशा से अधिक गहन हताशा वैद्य जी के पसीने से नम मुख पर व्याप गई। मतलब जो रुपए सुनकर खलासी जितना निराश हुआ, उससे ज्यादा गहन हताश कौन हुए? वैद्य जी हो गए। बड़े निरपेक्ष भाव से खलासी बोला। कैसे भाव से बोला? निरपेक्ष भाव से। क्या बोला? कि सोबरन सिंह ने आपके पास भेजा था। किसने भेजा है उस खलासी को वैद्य जी के पास? सोबरन सिंह ने। उसके कहने से कुछ ऐसा लगा जैसे यह उसका काम ना होकर सोबरन सिंह का काम हो। पर वैद्य जी के हाथ नब्ज आ गई। बोले, वो हम पहले ही समझ रहे थे। मतलब फिर से अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि वो हम पहले पहले ही समझ रहे थे। बगैर जान पहचान के हम देते भी नहीं। इज्जत का सवाल है। हमें क्या मालूम तुम कहाँ रहे, क्या करते रहे। अब सोचने की बात है। विश्वास पर जोखिम उठा लेंगे। 15 दिन पहले से तुम्हारा नाम रजिस्टर में चढ़ाएंगे, रोग लिखेंगे, हर तारीख पर नाम चढ़ाएंगे, तब कहीं काम बनेगा। ऐसे घर की खेती नहीं है। कहते कहते उन्होंने चंदर की ओर मदद के लिए ताका। चंदर ने साथ दिया। अब उन्हें क्या पता कि तुम बीमार रहे कि डाका डालते रहे, सरकारी मामला है। ये कौन कहता है? कि चंदर कहता है कि अब उन्हें क्या पता कि तुम बीमार रहे कि डाका डालते रहे, सरकारी मामला है। 5 से कम में दुनिया छोर का डॉक्टर नहीं दे सकता। ये वैद्य जी कह रहे हैं कि 5 से कम में दुनिया छोर का डॉक्टर नहीं दे सकता। कहते कहते वैद्य जी ने सामने रखा लेखपाल वाला रजिस्टर। फिर से वो रजिस्टर निकाले। खिसकाते हुए जोश से कहा, अरे, दम मारने का फुर्सत नहीं है। ये देखो, देखते हो नाम, एक एक रोगी का नाम, मर्ज, आमदनी, उन्हीं में तुम्हारा नाम चढ़ाना पड़ेगा। अब बताओ कि मरीजों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि 2-4 रुपए के लिए सर्टिफिकेट देकर इस सरकारी पचड़े में फंसना। कहते हुए उन्होंने तहसील वाला रजिस्टर एकदम बंद करके, कौन सा? तहसील वाला रजिस्टर एकदम बंद करके सामने से हटा दिया और केवल उपकार कर सकने के लिए तैयार होने जैसी मुद्रा बनाकर कलम से कान करोदने लगे। रेलवे का खलासी 1 मिनट तक बैठा कुछ सोचता रहा और वैद्य जी को सिर झुकाए अपने काम में मशगूल देख दुकान से नीचे उतर गया। एकदम वैद्य जी ने अपनी गलती महसूस की। लगा उन्होंने बात गलत जगह तोड़ दी और ऐसी तोड़ी कि टूट ही गई।
एकाएक कुछ समझ में न आया तो उसे पुकार कर बोले, अरे सुनो, ठाकुर सोबरन सिंह से हमारी जयराम जी कह देना, उनके बाल बच्चे तो राजी खुशी हैं। हाँ, सब ठीक ठाक है। कौन कहता है? खलासी। रुक कर खलासी ने कहा। उसे सुनाते हुए वैद्य जी चंदर से बोले कि 10 गांव शहर के ठाकुर सोबरन सिंह इलाज के लिए यहीं आते हैं। तो ठाकुर सोबरन सिंह कितने गांव शहर के ठाकुर हैं? 10 गांव शहर के ठाकुर। भाई, उनके लिए हम भी हमेशा हाजिर रहे। चंदर ने बोर्ड पर आखिरी अक्षर समाप्त करते हुए पूछा, चला गया? तो चंदर ने आखिरी अक्षर समाप्त करते हुए क्या पूछा? चला गया? वैद्य जी कह रहे हैं, लौट फिर के आएगा। वैद्य जी ने जैसे अपने को समझाया, पर उसके वापस आने की अनिवार्यता पर विश्वास करते हुए बोले, गवई गांव के वैद्य और वकील एक ही होते हैं। गवई गांव के वैद्य और वकील। सोबरन सिंह ने अगर हमारा नाम उसे बताया है तो जरूर वापस आएगा। गांव वालों की मुर्री जरा मुश्किल से खुलती है, कहीं बैठ के सोचे समझेगा तब आएगा। और कहीं से ले लिया तो? चंदर ने कहा। तो वैद्य जी ने बात काट दी। नहीं नहीं बाबू, कहते हुए उन्होंने बोर्ड की ओर देखा और प्रशंसा से भरकर बोले, वाह भाई चंदर बाबू, साइन बोर्ड जंच गया। क्या बोले कि वाह भाई चंदर बाबू, साइन बोर्ड जंच गया, काम चलेगा। ये 5 रुपए पेंटर को देकर मरीजों से वसूल करना पड़ता। तो वो 5 रुपए अगर पेंटर को देते तो किससे वसूल करते? मरीजों से। इक्का घोड़ा और ये खर्चा, बात एक है। यहाँ पे सुखदेव बाबू का इक्का घोड़ा को बीच में ले रहे हैं कि इक्का घोड़ा और ये खर्चा मतलब बेकार की चीज है, यही बोल रहे हैं। चाहे नाक सामने से पकड़ लो चाहे घुमाकर। ये किसकी कथन है? चाहे नाक सामने से पकड़ लो चाहे घुमाकर। कौन कहते हैं? वैद्य जी। एक ही बात है। सैयद अली के हाथ का लिखा बोर्ड रोगियों को चंगा तो नहीं कर देता। अपनी अपनी समझ की बात है। कहते हुए वो धीरे से हंस पड़े। पता नहीं बोले अपनी बात समझकर अपने पर हंसे थे या दूसरों पर। तभी एक आदमी ने प्रवेश किया। अब और एक आदमी, ये तीसरा आदमी है जो प्रवेश कर रहा है। से ऐसा लगा कि खलासी आ गया, पर वो पांडु रोगी था। अब ये तीसरा कौन है? पांडु रोगी। देखते ही वैद्य जी के मुख पर संतोष चमक आया। वे भीतर गए। अब इसको देखकर वैद्य जी संतोष हो गए। एक ताबीज लाते हुए बोले, अब इसका असर देखो। क्या दिए? ताबीज। 20-25 रोज में इसका चमत्कार दिखाई पड़ेगा। 20-25। पांडु रोगी की बाह में, कहाँ? बाह में ताबीज बांधकर और उसके कुछ आने पैसे, कितने पैसे? कुछ आने पैसे जेब में डालकर वे गंभीर होकर बैठ गए। रोगी चला गया तो बोले, यह विद्या भी हमारे पिताजी के पास थी। यह विद्या किसके पास थी? पिताजी के पास। उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ी हैं। बहुत सोचता हूँ उन्हें फिर से नकल कर लूँ। बड़े अनुभव की बातें हैं। विश्वास की बात है बाबू। एक चुटकी धूल से आदमी चंगा हो सकता है। वैद्य जी क्या कह रहे हैं कि विश्वास की बात है बाबू, एक चुटकी धूल से आदमी चंगा हो सकता है। होम्योपैथिक और भला क्या है? एक चुटकी शक्कर, जिस पर विश्वास जम जाए बस। चंदर ने चलते हुए कहा। अब चंदर चला जा रहा है, उसका खत्म हो गया साइन बोर्ड बनाना, अब चंदर जा रहा है। तो चलते हुए कहा, अब तो औषधालय बंद करने का समय हो गया, खाना खाने नहीं जाइएगा? वैद्य जी कह रहे हैं, तुम चलो, हम 10-5 मिनट बाद आएंगे। वैद्य जी ने तहसील वाला काम अपने आगे सरका लिया। दुकान का दरवाजा भटखुला करके बैठ गए। बाहर धूप की ओर देखकर दृष्टि चौंधिया जाती थी। बगल वाले दुकानदार बच्चन लाल ने दुकान बंद करके घर जाते हुए वैद्य जी की दुकान खुली देखकर पूछा, आप खाना खाने नहीं गए? बगल वाला दुकानदार कौन था?
बच्चन लाल। तो घर जाते हुए क्या पूछा, आप खाना खाने नहीं गए? वैद्य जी बोल रहे हैं, हाँ ऐसे ही एक जरूरी काम है, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। वैद्य जी ने कहा और जमीन पर चटाई बिछाई, रजिस्टर मेज से उठाकर नीचे फैला लिए। लेकिन गर्मी तो गर्मी, पसीना थमता ही न था। रह रहकर पंखा झलते, फिर नकल करने लगते। वो क्या काम कर रहे थे? नकल का काम कर रहे थे। कुछ देर मन मारकर काम किया, पर हिम्मत छूट गई। उठकर पुरानी धूल पड़ी शीशियां झाड़ने लगे, उन्हें लाइन से लगाया। क्या क्या करने लगे? धूल पड़ी शीशियां झाड़ने लगे और उन्हें लाइन से लगाया। लेकिन गर्मी की दोपहर, समय स्थिर लगता था। गर्मी की दोपहर, समय स्थिर लगता था। एक बार उन्होंने किवाड़ों के बीच से मुंह निकालकर सड़क की ओर निहारा। एकाध लोग नजर आए। कितने लोग? एकाध लोग। उन आते जाते लोगों की उपस्थिति से बड़ा सहारा मिल गया। भीतर आए, बोर्ड का तार सीधा किया। भीतर आए और जो साइन बोर्ड था उसका तार सीधा किया और दुकान के सामने लटका दिए। दुकान के सामने धन्वंतरी औषधालय का बोर्ड दुकान की गर्दन में ताबीज की तरह लटक गया। तो जो श्री धन्वंतरी औषधालय, इसका जो साइन बोर्ड था, दुकान की गर्दन में, मतलब दुकान के सामने जब लटका दिए वैद्य जी, तब कैसा दिखा कि दुकान की गर्दन में जैसे ताबीज को लटका दिया गया है। कुछ समय और बीता, आखिर उन्होंने हिम्मत की। कुछ समय और बीता, आखिर उन्होंने हिम्मत की। एक लोटा पानी पिया। कितना पानी? एक लोटा पानी पिया और जांघों तक धोती सरकाकर मुस्तैदी से काम में जुट गए। बाहर कुछ आहट आई। चिंता से उन्होंने देखा। आज आराम करने नहीं गए वैद्य जी? ये अब और एक दुकानदार पूछ रहा है कि आज आराम, जो बच्चन लाल था बगल वाला, वो क्या पूछा कि आज खाना खाने नहीं गए? अब ये और एक दुकानदार है, क्या पूछ रहे कि आज आराम करने नहीं गए वैद्य जी? घर जाते हुए जान पहचान के दुकानदार ने पूछा। वैद्य जी क्या कह रहे हैं कि बस जाने की सोच रहा हूँ, कुछ काम पसर गया था, सोचा करता चलो, कहकर वैद्य जी दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गए। कुर्ता उतारकर एक और रख दिया। इखरी छत की दुकान आवे सी तप रही थी। इखरी छत की दुकान आवे सी तप रही थी। वैद्य जी की आंखें बुरी तरह नींद से बोझिल हो रही थी। एक झपकी आ गई। कुछ समय जरूर बीत गया था। नहीं रहा गया तो रजिस्टरों का तकिया बनाकर, किसका? रजिस्टरों का तकिया बनाकर उन्होंने पीठ सीधी की। सो नहीं गए तकिया बनाकर, उन्होंने पीठ सीधी की। पर नींद आती और चली जाती, न जाने क्या हो गया था। सहसा एक आहट ने उन्हें चौंका दिया। आंखें खोलते हुए वे उठकर बैठ गए। बच्चन लाल दोपहर बिताकर वापस आ गया था। अरे, मतलब जो जो एक आहट हुई, वो किसकी हुई? बच्चन लाल की। बच्चन लाल की आहट पाकर वो चौंक गए वैद्य जी। वैद्य जी फिर बच्चन लाल बोल रहे हैं कि अरे, आज आप अभी तक गए ही नहीं। वैद्य जी जोर जोर से पंखा झलने लगे। बच्चन लाल ने दुकान से उतरते हुए पूछा, किसी का इंतजार है क्या? वैद्य जी बोल रहे हैं, हाँ। फिर से झूठ बोल रहे हैं कि एक मरीज आने को कह गया था, अभी तक आया नहीं। तो वैद्य जी क्या बोल रहे हैं कि कौन, किसका इंतजार है? एक मरीज आने को कह गया था, अभी तक आया ही नहीं। वैद्य जी ने बच्चन लाल को जाते देखा तो बात बीच में ही तोड़कर चुप हो गए। मतलब वैद्य जी जब कह रहे हैं कि एक मरीज आने को कह गया था, वो कह रहे हैं, उधर वो बच्चन लाल जो है वो चलते बना है। तो वैद्य जी बीच में ही बात को तोड़कर चुप हो गए और अपना पसीना पोंछने लगे।